चीजें हैं वही मैं डिस्कस करना चाहूंगा और वहीं पे मैं फोकस करूंगा। तो इंट्रोडक्शन की बात करें, तो फार्माकोलॉजी की बात करें, तो ओस्टवार्ड स्किम्डबर्ग वो इंसान थे जिन्हें हमने फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा, जिन्होंने फार्माकोलॉजी के लिए बहुत काम किया। इंडिया में फार्माकोलॉजी का फादर कौन कहलाता है? रामनाथ चोपड़ा। अब फार्माकोलॉजी की बात करें तो फार्माकोलॉजी होती क्या है? फार्माकोलॉजी शब्द दो शब्दों से बना है, फार्माकोन प्लस लोगस। फार्माकोन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ड्रग होता है, लोगस का मतलब स्टडी होता है, तो फार्माकोलॉजी मींस स्टडी ऑफ ड्रग्स। बेटा थोड़ा सा इनको मैं फास्ट ले रहा हूं क्योंकि मैं मेन पॉइंट पे आऊंगा, मेन फोकस पे आऊंगा। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब ड्रग वर्ड ऑब्टेन फ्रॉम ड्रोग्यू, ड्रोग्यू शब्द से ड्रग बना, और ड्रोग्यू एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब ड्राई हर्ब होता है, ड्राई हर्ब का मतलब जड़ी बूटी होता है। और जो पुराने जमाने की जो दवा थी, एंशियंट एंशियंट टाइम की जो दवा थी, बेटा पुराने जमाने में आप सबको पता है, पुराने जमाने में आप सबने सीरियल भी देखे होंगे, आपने रामायण देखा होगा, उस जमाने में कोई पैरासिटामोल नहीं थी, डाइक्लोफिनेक नहीं थी, उस जमाने में आपको पता है संजीवनी बूटी जरूर थी। तो पुराने जमाने में जो दवा थी वो हर्ब थी, जड़ी बूटी थी। तो बेटा ओरिजिन के आधार पर हमने कहा सबसे पहले दवा के रूप में क्या इस्तेमाल हुई? जड़ी बूटी, ड्राई हर्ब, और उसी को फ्रेंच में कहते थे ड्रोग्यू, ड्रोग्यू से बना ड्रग, और ड्रग को फार्माकोन, और फार्माकोन की स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते। अब आ गया है बेटा, फार्माकोलॉजी में दो चीजों की स्टडी होती है, ड्रग की मूवमेंट की और ड्रग के इफेक्ट की। ड्रग की मूवमेंट बोले तो फार्माकोकाइनेटिक्स, ड्रग प्लस मूवमेंट, स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट। और ड्रग की मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट का मतलब है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी दवा आपने खाई तो खाने के बाद आप सपोज टेबलेट की बात करें, आप कोई भी टेबलेट लेते हैं, आप सबको पता है आपकी टेबलेट स्टोमक में गई है, पर सर दर्द ठीक कैसे होगा? आप सबको पता है यूरिन का कलर चेंज कैसे हुआ? तो बहुत सिंपल वे में डिस्कस करूं आपसे। ड्रग लेने के बाद आपके स्टोमक में डिजोल्व होती है, स्टोमक में डिजोल्व होने के बाद आपकी स्टोमक इंटेस्टाइन की दीवारों को पार करती हुई, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पार करती हुई, ब्लड कैपिलरी से, आपके वीन से होते हुए, पोर्टल वीन से होते हुए आपके हार्ट में पहुंचती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर हार्ट से अरोटा के माध्यम से, आर्टरी के माध्यम से, कैपिलरीज के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तक उस दवा को पहुंचा दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से दवा आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में पहुंची, जहां जहां पहुंच सकती है। उन टिश्यूज में जब उस दवा की कंसंट्रेशन अच्छी होती है तो वहां पर आपकी फिजियोलॉजी में चेंज दिखाने लगती है, जिसे हम ड्रग का इफेक्ट कहते हैं। जब तक दवा वहां मौजूद रहती है उसका असर आता है। फिर धीरे धीरे जिस तरह से ब्लड के सहारे दवा अंदर गई थी, उसी तरह से ब्लड के सहारे दवा आपकी बाहर आती है। आपकी वो दवा ब्लड टिश्यूज से लेके आता है, और लीवर, किडनी, डिफरेंट डिफरेंट मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन्स जो होते हैं बेटा, उस ड्रग को एक्टिव से इनएक्टिव में बदल देते हैं, और यूरिन के माध्यम से, आपके फीसिस के माध्यम से, स्वेट के माध्यम से, सलाइवा के माध्यम से, मिल्क के माध्यम से, डिफरेंट डिफरेंट रूट ऑफ एक्सक्रीशन के माध्यम से उस दवा को आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बहुत सिंपल है, आप देखिएगा, फार्मा शब्द का मतलब होता है ड्रग, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट। और ये जो भी कर रही है बॉडी कर रही है, तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, आपकी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है? बोलो उसे घुमा रही है, उसे मूव करा रही है, एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जा रही है। कुल मिला के आप देखिए, स्टोमक इंटेस्टाइन से आपको ब्लड में ले गई, ब्लड से हार्ट में गई, हार्ट से ब्लड में आई, ब्लड से टिश्यू में गई, टिश्यू से वापस ब्लड में आई, फिर लीवर में गई, फिर मेटाबोलाइज हुई, फिर यूरिन से बाहर गई। तो कुल मिला के ये हो क्या रहा है? मूवमेंट। मतलब दवा एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर। इसी प्रोसेस को कहते हैं अपन फार्माकोकाइनेटिक। और इसका मतलब होता है ए डी एम ई, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, ई फॉर एक्सक्रीशन। अब एब्जॉर्प्शन मतलब एंट्री ऑफ ड्रग इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, जहां से भी लिया है, जिस जगह से भी लिया है, जिस रूट से भी लिया है, वहां से दवा का उठकर बहते हुए रक्त में प्रवेश करना। मूवमेंट ऑफ ड्रग from the site of absorption to systemic circulation is called absorption. Distribution, ब्लड से दवा का डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू में जाना। मेटाबॉलिज्म, कन्वर्जन ऑफ ड्रग बाय लीवर, लीवर के द्वारा ड्रग जो कि केमिकल है उसे दूसरे केमिकल में बदल देना, क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। दवा को सक्रिय से निष्क्रिय कर दिया जाता है, या लिपिड सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल में बदल दिया जाता है। आप सबको पता है वाटर सोल्यूबल होने के बाद दवा आयोनाइज हो जाएगी, आयोनाइज होने के बाद दवा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगी, तो जैसे ही दवा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से रीनल ट्यूब्यूल में गिरेगी, नेफ्रॉन में गिरेगी, उस नेफ्रॉन की जो सेल है, उस नेफ्रॉन की जो सेल है, वो सेल इस आयोनाइज ड्रग को
अंदर आने नहीं देगी, क्योंकि ड्रग आयोनाइज है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगी और ये दवा यूरिन के साथ निकल जाएगी। तो ये बेटा ये सिंपल प्रोसेस है फार्माकोकाइनेटिक। क्या समझे? मूवमेंट ऑफ ड्रग, और मूवमेंट ऑफ ड्रग में क्या है? ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, ई फॉर एक्सक्रीशन। बहुत सिंपल शब्दों में कहूं ADME, या कहूं व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। अब फार्माकोडायनेमिक, ड्रग प्लस पावर, फार्माकोन का मतलब ड्रग, डायनामिक का मतलब पावर, बोले तो इफेक्ट, बोले तो स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट, बोले तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। भैया आपने दवा ली, वाला काम, तो सीधे से शब्दों में आप समझे दवा के साथ आप क्या कर रहे हैं? दवा को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मेटाबोलाइज कर रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो वो तो फार्माकोकाइनेटिक्स। अब दवा आपके साथ क्या कर रही है? दवा हमारी फिजियोलॉजी में चेंज ला रही है। अगर आपने एड्रेनलिन दिया तो कार्डियक एक्टिविटी बढ़ेगी, आपको पता है मीथाकोलिन दिया तो आपको पता है हार्ट रेट कम होगी, एट्रोपिन दिया तो हार्ट रेट बढ़ेगी, तो आप सबको पता है दवा आपके साथ क्या कर रही है? आपकी फिजियोलॉजी में चेंज ला रही है। तो दवा जो कर रही है वो डायनामिक से, और हम जो कर रहे हैं वो काइनेटिक से। हम दवा को घुमा रहे हैं, दवा हमें घुमा रही है। घुमाने का मतलब वो अपना इफेक्ट हमारी बॉडी पर दिखा रही है, और दवा का आपके शरीर पर असर दिखाना और हमारे द्वारा दवा को घुमाना, इन दोनों को मिलाकर बोल दिया फार्माकोलॉजी। तो बहुत सिंपल है फार्माकोलॉजी का मतलब काइनेटिक प्लस डायनामिक, मतलब दवा को आपके द्वारा एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज, एक्सक्रीट करना, और इसी दौरान उस दवा के द्वारा आपके शरीर पर अपने प्रभाव दिखाना। इन दोनों का जो कंबाइंड स्टडी है, इन दोनों का जो ज्वाइंट स्टडी है, जो साइंटिफिक स्टडी है, जो ह्यूमन बॉडी में स्टडी है, वही फार्माकोलॉजी है। दैट मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बॉडी दैट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। बहुत सिंपल है बेटा, थोड़ा सा मैं इनको फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन है। अब मेन पॉइंट पे आएंगे। आप सबको पता है ड्रग क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट प्रेजेंट इन मेडिसिन। कोई भी गोली आप खा रहे हो, कोई भी इंजेक्शन आप लगवा रहे हो, तो इंजेक्शन में, गोली में जो केमिकल मौजूद है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है, जिसको आपने डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, डीपीटी के लिए आपने इस्तेमाल किया। डीपीटी मतलब डिप्थीरिया परtussis नहीं, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए आपने इस्तेमाल किया है, उसी केमिकल को आप ड्रग्स कहते हैं। WHO ने कहा ड्रग इज एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। WHO को ऐसा करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अगर कोई पेशेंट, आपने पूछा तू रिवाइटल क्यों खा रहा है भैया, तुझे कौन सी बीमारी है? बोला कोई बीमारी नहीं। आप रिवाइटल क्यों खा रहे हो? आपको कोई बीमारी नहीं है, फिर आप रिवाइटल क्यों खा रहे हो? बोला मैंने सुना है कि भैया इसको लेने से चुस्ती फुर्ती रहती है, तंदुरुस्ती रहती है, स्वास्थ्य लाभ रहता है। एक लेडी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव खा रही थी, आपने पूछा आपको कौन सी बीमारी है? बोले कोई बीमारी नहीं है, फिर क्यों खा रहे हो? बोले इसको खाने से प्रेगनेंसी नहीं होती। बर्थ कंट्रोल का एक मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो साहब अब आपकी डेफिनेशन में तो डिजीज है साहब, बोला डिजीज का प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट है, तो इनको तो कोई बीमारी नहीं है, तो डेफिनेशन तो गलत हो गई। तो WHO ने कहा भैया हर वो पदार्थ, दवा है जिसका इस्तेमाल आप किसी बीमारी के इलाज में, पैथोलॉजिकल स्टेट में कर रहे हो या आप स्वास्थ्य लाभ के लिए कर रहे हो, कुल मिला के हर वो केमिकल दवा है जो किसी बीमारी के इलाज में काम आए या हेल्थ बेनिफिट के लिए काम आए, हर वो केमिकल दवा है। तो ऐसा नहीं है एक बार कोई साइंटिस्ट लिख के चला गया तो पत्थर की लकीर है। अगर आप में दम है उससे बेटर डेफिनेशन देने का या उसको गलत साबित करने का, तो आप कर सकते हैं। फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है? ड्रग प्लस ट्रीटमेंट, यूज ऑफ ड्रग्स अकॉर्डिंग टू इट्स एप्लीकेशन फॉर ट्रीटमेंट। दवा का उसकी उपयोगिता के हिसाब से इस्तेमाल। कोई भी ड्रग आप यूज कर रहे हो तो उस ड्रग को आप क्यों यूज कर रहे हो, किस पर्पज से यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं है पैरासीटामोल लेके खा ली, आपने सिफिक्जिम लेके खा ली। आपको पता होना चाहिए पैरासीटामोल फीवर आएगा तो देंगे, एम्लोडिपिन बीपी बढ़ेगा तो देंगे। तो ड्रग को उसके उपयोगिता के हिसाब से इस्तेमाल, जिस पर्पज से वो ड्रग डिजाइन हुई है उस पर्पज से इस्तेमाल फार्माकोथेरेपेटिक्स कहलाता है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, आप सबको पता है काइनेटिक डायनेमिक की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। क्लिनिकल मतलब पेशेंट में, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन मैन, बोले तो पेशेंट, किसी भी पेशेंट में किसी भी ड्रग की काइनेटिक्स और डायनेमिक्स की स्टडी, मतलब कोई भी दवा आपने जो बनाई है एक पेशेंट के लिए बनाई, और उस पेशेंट के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मेटाबॉलिज्म कैसा है, एक्सक्रीशन किस रूट से होगा, कितनी मात्रा में देनी है, क्या क्या उसके असर आएंगे, तो इस सब का जो कंप्लीट स्टडी है बेटा, वही कहलाता है आपका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब कीमोथेरेपी क्या है? सिस्टमिक इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में और कैंसर के ट्रीटमेंट में जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं
उन्हें कीमोथेरेपेटिक एजेंट कहते हैं, और इस थेरेपी को क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी। ये सब डेफिनेशन है बेटा, इनको याद रखना है आपको। फार्मेसी ये आर्ट और साइंस है, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स, प्रिपेयरिंग सुटेबल डोजेज फॉर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ये कला और विज्ञान है औषधियों के समायोजन का। मतलब जो आप ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ड्रग को आप कंपाउंडिंग, कुल मिला के आप कोई सॉल्यूशन फॉर्म बना रहे हैं, तो आप सिरप फॉर्म में दे रहे हैं, एलिक्सर बना रहे हैं, तो आपने जो केमिकल उसमें एक ने 3-4 जो चीजें ऐड की है, उसे कहते हैं कंपाउंडिंग। डिस्पेंसिंग, सुबह खाना है, शाम को खाना है, खाली पेट खाना है, खाना खाने के बाद खाना है, सोते टाइम खाना है, दिन में 3 बार खाना है, तो ये बताना, ये डिस्पेंसिंग है। और जो डोजेस फॉर्म, जिस फॉर्म में दवा देनी है, उसको तैयार करना, तो ये 3 बातें हैं। चीजों की कंपाउंडिंग, दवाइयों की कंपाउंडिंग, उनको देने लेने का तरीका, और उनको सुटेबल डोजेस फॉर्म में तैयार करना, ये फार्मेसी। उसके बाद इट इंक्लूड कलेक्शन, जहां से दवाइयां बनेगी वहां से कलेक्शन करना है, प्यूरिफिकेशन, उसको साफ करना है, सिंथेसिस, दवा का निर्माण करना है। टॉक्सिकोलॉजी की अपन बात करें तो स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स। किसी भी दवा के विषैले प्रभाव क्या होंगे, जानलेवा वाला प्रभाव क्या होंगे, हानिकारक प्रभाव क्या होंगे, किस हद तक वो हानिकारक होती है, ये पढ़ना है टॉक्सिकोलॉजी। आज अगर आपने टॉक्सिकोलॉजी ना पढ़ी होती तो आप कभी भी, यू नेवर नो, लिथियम आप दे रहे हैं, तो उस लिथियम से अगर नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया हो रहा है, तो आप क्या माने, वो साइड इफेक्ट, वो एडवर्स इफेक्ट है। एडवर्स इफेक्ट में साइड इफेक्ट भी हो सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए 0.5 से 0.8 आप बीपीडी में यूज कर रहे हैं इसका लेवल, और 0.8 से 1.2 आप मेनिया में यूज कर रहे हैं, मिलीक्यूरेंट पर लीटर, और 1.5 MEQ पर लीटर से ऊपर जब लेवल हो जाता है तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो अगर आपने टॉक्सिसिटी ना पढ़ी होती तो आपको ये ना पता होता किस लेवल पे जाके टॉक्सिसिटी होगी, और टॉक्सिसिटी का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, क्या क्या सिम्टम आएंगे। मॉर्फिन दे रहे हो, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, ये टॉक्सिसिटी का साइन है। तो कोई भी ड्रग आप जो यूज कर रहे हो, टॉक्सिकोलॉजी हमें समझाती है कि इसके ऊपर नहीं जाना है, इस लेवल के ऊपर नहीं जाना है, और ये टॉक्सिकोलॉजी के साइन है और सिम्टम्स है। कोई भी ड्रग है वो किस लेवल पे जाके टॉक्सिसिटी करेगी, ये टॉक्सिकोलॉजी समझाती है, और क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, फिर हमें क्या ट्रीटमेंट देना है, तो ये सब किसने बताया, टॉक्सिकोलॉजी। आपको बेटा ये बात याद रखनी पड़ेगी, आपको क्लिनिकल होना पड़ेगा। अब आपको अपनी नॉलेज को क्लिनिकल करना है, प्रिसाइज करना है। अब आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे जाना है। अब आप लोगों का इलाज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए इलाज कैसे होता है, क्या उसके सेफ्टी फीचर्स होते हैं, जो दवा लिखी जाती है। एक दिन आपको टर्मिनोलॉजी भी बताई जाएगी, टर्मिनोलॉजी भी डिस्कस करेंगे अपन, और जो बेसिक जो फार्माकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी वो भी डिस्कस करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन में जो टर्मिनोलॉजी वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसेंशियल ड्रग्स में आज अपन आपके लिए सबसे पहला जो टॉपिक लेके आ रहे हैं बच्चों, वो ला रहे हैं एनाल्जेसिक, एंटी पायरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का। आप जब सीएचओ बनने जा रहे हैं तो आपको पता है आप बाहर तो बैठेंगे नहीं, आप हॉस्पिटल में बैठेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठेंगे, तो आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको वही दवा लिखनी है जो वहां मौजूद है, और वही दवाइयां आपके कोर्स में डाली गई है, उन्हीं दवाइयों को कहा है इसेंशियल ड्रग्स। तो इसेंशियल ड्रग्स की 40 कैटेगरीज है। उन कैटेगरीज में से आज अपन एक कैटेगरी उठा रहे हैं जो जनरल यूज में बहुत पॉपुलर है और बहुत काम की है, और इसकी जानकारी आपका काफी हद तक हेडेक कम कर देगी। कुल मिला के इसकी जानकारी से जो रूटीन जो पेशेंट हैं उनमें इनका इस्तेमाल करते हो आप काफी हद तक, मतलब बात दर्द निवारक की नहीं है, बात सूजन की दवा की नहीं है, बात बुखार की दवा की नहीं है। इसमें काफी ड्रग्स हैं, इस लिस्ट में 32 ड्रग्स हैं। उन 32 ड्रग्स में से आपके कौन सी काम की है, क्या है क्या नहीं, आपको किसके बारे में स्पेसिफिक क्या पता होना चाहिए, किसको देना है, कितनी मात्रा में देना है, कैसे देना है, ये जानकारी जो अगर आपको हो गई तो काफी हद तक आप पेशेंट्स को अच्छे से डील कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है दर्द, बुखार, वॉमिटिंग, डायरिया ये कॉमन पेशेंट्स होते हैं जिनको आपको डील करना है। तो बच्चों से लेके बूढ़ों से लेके जवान तक सबके लिए जो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी है उसका डिस्कशन करेंगे। तो बेसिक डिस्कशन पे मैं बाद में आऊंगा, पहले आपको बता दूं ईडीएल के अंदर जो दवाइयां इंक्लूड हैं एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी कैटेगरी में, वो कौन कौन सी हैं आपको बता दूं बच्चों। RMSC की साइट पर आप जा सकते हैं, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन की साइट पर, और वहां से आप ईडीएल डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं ईडीएल में कौन कौन सी दवाइयां हैं। बाकायदा उसमें मेंशन है, जैसे SC का मतलब आपका सब सेंटर, DH का मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, P का मतलब PSC, और DH का मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, SC का मतलब सब सेंटर, CSC का मतलब आप सब जानते हैं आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और MC का मतलब मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज एक में भी नहीं आएगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के लिए मैं बता चुका हूँ जितनी भी दवाइयां आइडियल हैं वो सारी की सारी दवाइयां आइडियल की दवाइयां
मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल होती है। 970 ड्रग्स आप सबको पता है, सारी की सारी मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है, जिसमें 712 मेडिसिन है। पर ये सारी की सारी दवाइयां सब सेंटर, पीएससी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सप्लाई नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कुछ दवाइयां टर्शरी केयर में चाहिए होती है, हाई लेवल पे चाहिए होती है, और वो सेटअप अपने पास पीएससी, सीएचसी पे और सब सेंटर पे नहीं होता। तो जो जो आप पॉपुलेशन जिसको आप डील कर रहे हो, जिस पेशेंट को आप डील कर रहे हो, उन पेशेंट की सुविधा के अनुसार आपको दवाइयां सप्लाई में दी जाती है। तो पहले तो एक बार हम सारी लिस्ट देख लेते हैं। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी की जो दवाइयां ईडीएल में शामिल है, उन दवाइयों को अपन देखते हैं। तो बेटा आपको बता दूं, जो टोटल दवाइयां हैं 33 ड्रग्स है, 32 नहीं 33 ड्रग्स हैं। इनमें एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी और कुछ मसल रिलैक्सेंट शामिल है। तो वन बाय वन आपको मैं नाम बताता हूँ, और फिर इनका मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कशन लूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी केवल मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं तो कौन सी दवाइयां ईडीएल में शामिल है। तो साहब, ईडीएल में एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की लिस्ट डिस्कस कर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, दिख रहा तो बहुत अच्छी बात है। ये सब आप आरएमएससी की साइट पर जाकर ईडीएल के नाम से इसेंशियल ड्रग लिस्ट मौजूद है, वहां से आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी ब्रीफ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये जो दवाइयां हैं, इस लिस्ट में कौन कौन सी दवाइयां शामिल है, कितनी कैटेगरी है की दवाइयां शामिल है, टोटल ड्रग्स कितनी है, सर्जिकल कितने हैं, सूचर कितने हैं, मेडिसिन कितनी है, कौन सी मेडिकल कॉलेज में जाती है, कौन सी सब सेंटर में जाती है, कौन सी पीएससी में जाती है। पर आपका फोकस पीएससी तक होना चाहिए, जो क्लिनिकल फोकस। एग्जाम में पूछा जा सकता है कुछ भी, पर क्लिनिकल फोकस पीएससी की ड्रग्स पर करेंगे। तो बेटा सबसे पहले डाइक्लोफिनेक सोडियम आप सबने पढ़ा होगा, 25 mg पर एमएल, 25 mg पर एमएल आईएमआईवी यूज के लिए आता है। ये ऐसा इंजेक्शन है जो सब सेंटर तक जाता है, मतलब ऐसी दर्द की दवा जो सब सेंटर तक जाती हो, उसमें आप सबको पता है डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन, डाइक्लोफिनेक की गोली, पैरासीटामोल की टेबलेट, ये सब सेंटर तक जाती है बेटा। तो डाइक्लोफिनेक वन ऑफ द कॉमन एनाल्जेसिक इंजेक्शन, जो सब जानते हैं बेटा, हर बच्चे ने अपनी जिंदगी में इंजेक्शन जरूर लगाया होगा। तो बेटा डाइक्लोफिनेक सोडियम 25 mg पर एमएल सब सेंटर तक जाता है। इसका मतलब नहीं है सीएचसी पे नहीं जाता हो, मतलब अगर मैंने लिख दिया सब सेंटर, तो इसका मतलब ऊपर की जगह तो सब जगह जाएगा, मतलब ये सब सेंटर पे भी जाता है। यहाँ लिखा है सब सेंटर, मतलब सब सेंटर पे भी जाता है। पीएससी, सीएचसी, मेडिकल कॉलेज तो हो ही गया। उसके बाद यहाँ डीएच लिखा है, मतलब सीएचसी पे, पीएससी पे और सब सेंटर पे नहीं जाता, केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में जाता है। यहाँ पी लिखा है, मतलब पीएससी पे जाता है, तो सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में जाएगा, केवल सब सेंटर पे नहीं जाता। मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके नीचे की जगह नहीं जाता, ऊपर की जगह सब जाता है, हाई लेवल पे सब जगह मिलेगा। तो आप सबको बताया एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। डाइक्लोफिनेक गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टेबलेट, ये भी सब सेंटर पे जाती है। फेंटानिल सिट्रेट बताऊंगा इसके बारे में, ये ओपोइड है बेटा, सिंथेटिक ओपोइड है। आइबुपेरा टेबलेट 400 mg प्लस 325 mg, ये याद करना है, क्योंकि जब आप दवाइयां लिखेंगे बेटा तो डोज आपको पता होनी चाहिए। डाइक्लोफिनेक सोडियम, चलो ये तो एक कॉमन इंजेक्शन है, आप लिख देंगे डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन आईएम चलेगा, पर अगर आपको इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करो तो कुछ दवाइयों की डोज जरूर पता होनी चाहिए। एटलीस्ट जो पीएससी लेवल की दवाइयां हैं वो तो आपको पता होनी चाहिए कि उनकी जो डोज क्या है। तो मैंने सब जितनी भी बार आपकी क्लासेस होंगी, जब जब मैं आऊंगा, चाहे मैं आपको किडनी की दवाइयां पढ़ाऊं, चाहे मैं आपको कार्डियोवैस्कुलर की बताऊं, उस सिस्टम की ईडीएल जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो मैं जरूर लेके आऊंगा, उनकी डोज वगैरह सब कुछ बताऊंगा। मतलब आपकी एग्जाम की तैयारी भी चले, आपका बेसिक भी अच्छा हो और आपकी क्लिनिकल नॉलेज भी साउंड हो, आपको हर तरह से फायदा मिले। हमें एग्जाम ही नहीं लिखना बेटा, हमें जॉब भी अच्छे से करना है। तो अब देखिएगा, आइबुपेरा टेबलेट है, आइबुप्रोफेन टेबलेट है, आइबुप्रोफेन 200 mg 400 mg दोनों में अवेलेबल है। मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन है, पैरासीटामोल ड्रॉप अवेलेबल है, पैरासीटामोल सिरप अवेलेबल है, पैरासीटामोल टेबलेट अवेलेबल है। तो एक बार रफली ये सारी लिस्ट अपन देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल पे वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। मैं वापस फिर लास्ट में इस लिस्ट पे आऊंगा पूरी दवाइयां पढ़ाने के बाद, ताकि आपको समझ में आए। आपसे पूछूंगा, कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, 8-10 क्वेश्चन भी कराऊंगा, इस लिस्ट पे वापस भी आऊंगा लास्ट में, ताकि आपसे पूछूं, आपको समझ में आए का मतलब क्या क्या है क्या नहीं है, और आप अपने आप को खुद को सेल्फ रिवाइज करें। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, समय पर उस चीज का याद आना बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। जब आप दवाई लिखने बैठेंगे ना तो कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका पेन चलना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि टाइम टू टाइम चीजें आपको रिवाइज हो। पैरासीटामोल का इंजेक्शन भी आता है 150 mg पर एमएल का, आप में से शायद कईयों ने नाम नहीं सुना हो, कईयों ने सुना हो, बहुत अच्छी बात है। पेंटाजोसिन का इंजेक्शन आता है 30 mg पर एमएल का। ट्रामाडोल का कैप्सूल आता है 50 mg का, ट्रामाडोल का 50 mg पर एमएल का इंजेक्शन भी आता है।
इंडोमिथासिन का कैप्सूल आता है 25 mg का। उसके बाद आइबुप्रोफेन की सिरप आती है 100 mg पर 5 ml। डाइक्लोफेनेक सोडियम प्लस पैरासीटामोल की 50-325। अब देखो यहाँ गड़बड़ क्या होती है, सारी दुनिया को पता है 500 mg पैरासीटामोल की टेबलेट आती है, पर आपको पता होना चाहिए जब भी हम किसी दूसरे नेसेट के साथ, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के साथ जब भी पैरासीटामोल को ऐड करते हैं, जब भी पैरासीटामोल के साथ कोई दूसरा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग दिया जाता है, तो पैरासीटामोल की जो मैक्सिमम डोज प्रिस्क्रिप्शन के लिए अवेलेबल है वो 325 mg है। अगर पैरासीटामोल आपने अलोन दिया तो आप 500 mg दे सकते हैं, आप 650 mg भी दे सकते हैं। डोलो 650 आप सबने सुना होगा, 500 mg भी आती है, 650 mg भी आती है। तो 650 का आधा 325 mg आपको पैरासीटामोल को आधा करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन में जब भी पैरासीटामोल यूज होगा 325 mg से ऊपर एक्सीड नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। एज ए सीएचओ जब आप प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, मूलभूत जानकारी पता होनी चाहिए, कौन सी दवा कहाँ यूज होगी, कब यूज होगी, किस डोज पे यूज होगी। उसके बाद एसिक्लोपेरा टेबलेट आती है 100, ये वापस 325 पैरासीटामोल। उसके बाद डाइक्लोफेनिक का जेल आता है, आप सबको पता होगा, वोलिनी के नाम से आता है, पर आपको वोलिनी लिखना, आपको अस्पताल में डाइक्लोफेनिक जेल लिखना है, आपको सारे ब्रांड नेम बोलने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है बच्चों, सॉल्ट नेम, जेनेरिक नेम। क्योंकि जो फ्री दवाइयां हैं वो सॉल्ट नेम से आती है, वो जेनेरिक नेम से आती है। जेनेरिक मेडिसिन का मतलब ये नहीं है कि इनकी गुणवत्ता में कोई कमी हो, बिल्कुल वैसी गुणवत्ता होती है, सेम क्वालिटी होती है, सेम असर होता है, बस इनको दवा के मूलभूत नाम से, औषधि के नाम से बेचा जाता है। सॉल्ट नेम क्यों बोलते हैं, आप सबको बताया, डाइक्लोफेनिक की जगह डाइक्लोफेनिक सोडियम, पोटेशियम, आप सब जानते हैं हर दवा के पीछे सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड लगा होता है। कुल मिला के अब सीधे शब्दों में समझे तो हम दवा को सॉल्ट फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, तो हम बोलते हैं इसमें कौन सा सॉल्ट है, नमक नहीं है, उसको सॉल्ट फॉर्म में प्रिपेयर किया है ताकि उसका स्टेबिलिटी बढ़े, सोल्यूबिलिटी बढ़े। अब जो सॉल्ट नेम से दवा बेची जाती है, मतलब बेची जाती है क्या मतलब, सप्लाई की जाती है, उसे आप कहते हैं जेनेरिक मेडिसिन। इनकी मार्केटिंग नहीं होती, इनका प्रचार प्रसार नहीं होता, तो इनकी जो लागत है वो कम आती है, इसलिए सस्ती होती है। इसलिए नहीं सस्ती होती, इनकी गुणवत्ता में कोई कमी है, गुणवत्ता वैसी की वैसी होती है, ठीक है, इनके बराबर। बस ये सिर्फ इसलिए सस्ती है कि इनकी मार्केटिंग नहीं की जाती, ये शॉर्ट नेम से बेची जाती है। अब आगे बढ़े बेटा, तो इटोरिकॉक्सिब 120 mg, मेफेनेमिक एसिड 500 mg, नेप्रोक्सेन 500 mg, नेप्रोक्सेन 250 mg, इटोरिकॉक्सिब 90 mg, एस्पिरिन गैस्ट्रोजिस्टिन टेबलेट 150 mg, ब्यूटोरफेनोल कार्ट्रेट, ये ओपियोइड होता है बेटा। उसके बाद डाइक्लोफेनिक सोडियम का इंजेक्शन 75 mg वाला, ये एक्वा के नाम से आता है, डाइक्लोफेनिक डिक्लोफेनिक सोडियम का एक्वा, ये 1 ml का इंजेक्शन आता है 75 mg पर ml में। पैरासीटामोल इन्फ्यूजन, ये 1% वेट बाय वॉल्यूम 100 ml का इन्फ्यूजन भी आता है, बोतल आती है। केटोलेक 10 mg टेबलेट, बेक्लोफेन और टीजानिडीन। मैंने एक बार लिस्ट में जितनी भी दवाइयां हैं 33 उनके नाम आपको ले दिए, तो भैया कि जो दवाइयां 32-33 दवाइयां जो भी है जो ईडीएल में है, वो कौन कौन सी दवाइयां ईडीएल में शामिल है, इसमें बकायदा मेंशन है। जैसे ये दवा पीएससी पे, ये सीएससी पे, पीएससी पे, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, ये सीएससी पे, ये सीएससी पे। अब सीएससी पे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भी होगी, मेडिकल कॉलेज में भी होगी, पर पीएससी पे नहीं होगी। पीएससी लिखा है तो सीएससी पे भी होगी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगी, मेडिकल कॉलेज में भी होगी, पर सब सेंटर पे नहीं होगी, मतलब बढ़ते ऑर्डर में होगी। अगर वहां पे सब सेंटर लिखा है तो सब जगह अवेलेबल होगी, पर अगर वहां पीएससी लिखा है तो सब सेंटर पे नहीं होगी, पीएससी से ऊपर सब जगह होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब जब हमने बात कर ली बेटा आज एनाल्जेसिक की, एंटीपायरेटिक की, एंटी इंफ्लेमेटरी की, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए ये एनाल्जेसिक क्या होते हैं, ये एंटी इंफ्लेमेटरी क्या होते हैं, ये एंटीपायरेटिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले टर्म लेते हैं एनाल्जेसिक। तो सबसे पहले टर्म लेते हैं बेटा एनाल्जेसिक, पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। आर यूज्ड टू रिड्यूस और रिलीव पेन, वह दवाइयां जो दर्द को कम करती है, वह दवाइयां जो पेन को रिलीव करती है, उन दवाइयों को हम एनाल्जेसिक बोलते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, नारकोटिक और नॉन नारकोटिक। नारकोटिक, देखो एनाल्जेसिक शब्द अपने आप में कह गया, पेन किलर जिसे आप बोलते हो, दर्द को मारने वाली, दर्द को भाई मारा तो किसी को जाता नहीं, पर उसको रिलीव किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, उसे एनाल्जेसिक कहते हैं। अब जितनी भी दवाइयां जो एनाल्जेसिक है, उनमें अगर एक फीचर ऐसा है डिपेंडेंस, तो वो कहलाएगी नारकोटिक।
और जिनमें डिपेंडेंस नहीं है, नो डिपेंडेंस, तो वो कहलाएगी नॉन नार्कोटिक। तो एनाल्जेसिक दो प्रकार के, नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक। जितनी भी दर्द को कम करने वाली दवाइयां अगर उनसे डिपेंडेंस होती है तो उसे नार्कोटिक कहते हैं, नहीं होती तो उन्हें नॉन नार्कोटिक कहते हैं। तो एक फीचर आपको याद कर लेना है, जो सीएचएफ को समझ में आना चाहिए। अगर आप पेशेंट को दवा दे रहे हैं, एनाल्जेसिक दे रहे हैं, तो दो प्रकार की होती है, नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक। ऐसी जितनी भी दवाइयां जिनसे डिपेंडेंस होती है उन्हें हम कहते हैं नार्कोटिक। ऐसी जितनी भी दवाइयां उन्हें कहते हैं जिनसे डिपेंडेंस नहीं होती, हम कहते हैं नॉन नार्कोटिक। तो बेटा नो डिपेंडेंस नॉन नार्कोटिक, डिपेंडेंस नार्कोटिक। अब ये दवाइयां अगर पेन रिलीव करती है तो उसे नार्कोटिक एनाल्जेसिक और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। यहाँ दो टर्म मिल रही है, एक तो एनाल्जेसिक, एक नार्कोटिक। पेन रिलीव करना एनाल्जेसिक, डिपेंडेंस देना नार्कोटिक। पेन रिलीव करना साथ में डिपेंडेंस देना नार्कोटिक एनाल्जेसिक। पेन रिलीव करना पर डिपेंडेंस नहीं देना नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। मतलब नार्कोटिक नॉन नार्कोटिक किस के आधार पर रेड किया गया, डिपेंडेंस और नॉन डिपेंडेंस के आधार पर। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एनाल्जेसिक का मतलब रिलीव पेन। अब नार्कोटिक जो होते हैं बेटा, ओपियोइड्स होते हैं, मॉर्फिन लाइक होते हैं। ऐसी जितनी भी दर्द की दवाइयां, जो ओपियम मतलब अफीम, आपने सबने सुना होगा, पेपावरम, सोमनिफेरम, अफीम, ओपियम। ओपियम से मिलता है केमिकल, आप सबको पता है। जो ओपियम है वो अफीम से मिलने वाला, मतलब आप सबको पता है पापायरम सोमनिफेरम एक पेड़ होता है, उस पेड़ के एक डोडा आता है बेटा, मतलब एक फल आता है। उस फल को आप कट लगाओगे तो उससे दूध जैसा, रेजिन जैसा पदार्थ निकलता है। उस काले भूरे रंग के पदार्थ को आप ओपियम कहते हैं, अफीम कहते हैं। और उस ओपियम अफीम को हम कहेंगे नेचुरल ओपियम, मतलब नेचुरल आप कह सकते हैं, वो प्रकृति ने आपको दिया है। और उस अफीम के अंदर जो केमिकल मौजूद होते हैं उन केमिकल को कहते हैं अपन ओपोइड्स। चूंकि ये ओपियम से मिले, नेचुरल ओपियम से मिले, तो इन्हें हम कहेंगे नेचुरल ओपोइड्स, जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन। अब हम इन्हीं मॉर्फिन कोडीन को लेब में लाए, इनके अंदर हमने कुछ ऐड किया, डायएसिटाइल मॉर्फिन बना दिया, तो वो हो गया सेमी सिंथेटिक। और इन्हीं ओपियम के जैसा हमने लेब में डायरेक्ट बना दिया, जैसे ट्रामाडोल, वो हो गया सिंथेटिक। मतलब अफीम से मिले हुए या उनके सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक, मतलब उनके व्युत्पन्न, सेमी व्युत्पन्न और सीधे व्युत्पन्न जो होते हैं बेटा, वो कहलाते हैं ओपोइड्स। और जो ये ओपोइड्स हैं, आप सबको पता है, ये डिपेंडेंस देते हैं, ये मॉर्फिन के जैसे होते हैं। ये केमिकल सेमी सिंथेटिक, नेचुरल और सिंथेटिक हो सकते हैं, और ये डिपेंडेंस देते हैं। इनसे दर्द जाता है तो इन्हें नार्कोटिक तो कहेंगे डिपेंडेंस की वजह से, और जब दर्द जाता है तो हम इन्हें कहेंगे एनाल्जेसिक। तो वो एनाल्जेसिक जो मॉर्फिन के जैसे हैं उन्हें मॉर्फिन लाइक एनाल्जेसिक, ओपोइड एनाल्जेसिक। चूंकि इनसे डिपेंडेंस होती है तो इन्हें हम नार्कोटिक एनाल्जेसिक कहेंगे। क्लियर है बच्चों? तो जितनी भी वो दर्द की दवाइयां जिनसे डिपेंडेंस होती है उन्हें नार्कोटिक एनाल्जेसिक कहते हैं। सर्वप्रथम इन्हें अफीम से प्राप्त किया गया, जिसे अंग्रेजी में ओपियम बोलते हैं। ये नेचुरली एक पापायोरम सोमनिफेरम प्लांट से प्राप्त एक मटेरियल है। और इस अफीम में जो कमाल होता है, इसका वर्षों से इस्तेमाल किया जाता है। आप सबको पता होगा हिंदुस्तान में हजारों वर्षों से अफीम की जानकारी लोगों को है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस अफीम में जो चमत्कारिक केमिकल था जिसकी वजह से प्रभाव आते हैं, तो साइंटिस्टों ने जब इस अफीम की स्टडी की, तो जब इसमें से केमिकल सेपरेशन किया, तो जर्मन साइंटिस्ट था एक, उस जनपर साइंटिस्ट ने, सेंटनर ने, जो फार्मासिस्ट था, उस सेंटनर ने देखा कि इस अफीम में केमिकल है, उस केमिकल को लेने से मजा आता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो उस केमिकल का कमाल है जो अफीम का कमाल है, मतलब अफीम में केमिकल है, उस केमिकल की वजह से अफीम का असर आता है। तो उस केमिकल से आनंद आया, और जर्मनी में जो एक आनंद का देवता, जो गॉड ऑफ गुडनेस, उसे कहते हैं मर्फी। तो गॉड ऑफ गुडनेस के नाम पे, मर्फी के नाम पे उस केमिकल का नाम रख दिया बेटा मॉर्फिन। एक छोटी सी आपके लिए जानकारी। तो तब से दुनिया उसे मॉर्फिन कहने लगी। मॉर्फिन की जैसी कोडीन होती है। तो बेटा ये सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक और नेचुरल केमिकल होते हैं जो ओपियम से मिलते हैं। ये सीएनएस पे काम करते हैं, इनसे डिपेंडेंस होती है, जो सबसे कॉमन फीचर है। ज्यादा ले लो तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, उसी से हाई डोज पे डेथ होती है। तो आपसे कोई बोले ओपियम से डेथ का कारण क्या है, बोला हाई डोज पे लेने से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने से डेथ होती है। ये हाई डिग्री एनाल्जेसिया में काम आते हैं, विसरल पेन को रिलीव करते हैं, एमआई पेन को रिलीव करते हैं, बर्न पेन को रिलीव करते हैं, कैंसर पेन को रिलीव करते हैं, एनेस्थीसिया में भी यूज किए जाते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग हाई लेवल के एनाल्जेसिक होते हैं। उसके बाद बात करें तो बेटा इनका सेंट्रल इफेक्ट होता है मियोसिस। मियोसिस ऐसा नहीं है आप मॉर्फिन आंख में डालोगे तो मियोसिस होगा। एडिंगर वेस्टपोल न्यूक्लियस थर्ड, जो थर्ड क्रेनियल नर्व का स्थान है, जहां से
वहां पर इसका असर होता है, वहां पर एडिंगर वेस्ट पोल न्यूक्लियस थर्ड पे असर होने के कारण इससे मियोसिस होता है। और ये एक ऐसा इफेक्ट है, मियोसिस, कॉन्स्टिपेशन, मतलब आप दवा को लेते जाइए, डिपेंडेंस, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। मतलब इनकी टॉलरेंस डेवलप नहीं होगी। बोला कि मॉर्फिन लेता रहूंगा तो क्या टॉलरेंस आएगी? मियोसिस की नहीं आएगी, कॉन्स्टिपेशन की नहीं आएगी, डिपेंडेंस की नहीं आएगी, और फीचर की आ सकती है। तो बेटा इंड्यूस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। अब इसके बाद अपन बात करें तो ड्रग्स में कौन कौन सी है। मॉर्फिन आप सबको पता है ये नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये सेमी सिंथेटिक है, और ये सब सिंथेटिक है। तो पहले तो आपको बता दूं नेचुरल कौन कौन है, मॉर्फिन और कोडीन। उसके बाद डाइसिटाइल मॉर्फिन हेरोइन है, ये इंडिया में अप्रूव्ड है, नॉट अवेलेबल इन इंडिया। आपके इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर ये यूके में अवेलेबल है। ये डाइसिटाइल मॉर्फिन क्या है? ये मॉर्फिन का डेरिवेटिव है। जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करते हैं ना बेटा, तो उसकी लिपिड सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। उस लिपिड सोल्युबिलिटी बढ़ने के कारण ये बीबीआर को बहुत तेजी से क्रॉस करती है और ब्रेन में जाती है। और आप सब जानते हैं ब्रेन में ज्यादा जाएगी तो नशे की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, डिपेंडेंस ज्यादा होगी, और इसे हेरोइन भी कहते हैं, और ये नशे में खूब ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो लोग मॉर्फिन से क्या बना सकते हैं? डाइसिटाइल मॉर्फिन। पर ऐसा नहीं है घर पे बनाने लग जाओ, ये इंडस्ट्री में बनती है, और ये नॉट अवेलेबल इन इंडिया। ये कमर्शियली इलाज के लिए हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है। गलत तरीके से अवेलेबल हो सकती है पर इलाज के लिए अवेलेबल नहीं है। ये यूके में अवेलेबल है। मॉर्फिन, कोडीन की अपन बात करें तो आप सबको पता होना चाहिए। मॉर्फिन के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ, जो महत्वपूर्ण बातें आपको पता होनी चाहिए बेटा। मॉर्फिन के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, मॉर्फिन की कुछ विशेष जानकारी आपको देता हूँ। आपको पता होना चाहिए बेटा मॉर्फिन, मॉर्फिन की बात करूं आपको तो आपको इसकी विशेष जानकारी क्या होती है, सारी दुनिया को पता ही है, एनाल्जेसिक है, सब जानते हैं बेटा। नार्कोटिक एनाल्जेसिक होते हैं, सबको पता है। इस मॉर्फिन की एक खास बात है, ये कफ सेंटर, मतलब जो नार्कोटिक्स होते हैं वो कफ सेंटर को क्या करते हैं? डिप्रेस। तो इनका एंटी ट्यूसिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मॉर्फिन नहीं देते, इसकी जगह कोडीन देते हैं। उसके बाद बात करूं बेटा, ये जो वोमिटिंग सेंटर है इसको स्टिमुलेट करते हैं। तो वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होने से बेटा इनसे वोमिटिंग आती है, तो ओपोइड से वोमिटिंग का खतरा होता है। उसके बाद बात करूं बेटा, जो वैसोमोटर सेंटर है उसको ये क्या करते हैं? डिप्रेस करते हैं। तो इसी वजह से मॉर्फिन से क्या कम होता है? बीपी कम होता है। उसके बाद बात करूं बेटा, वेगल सेंटर पे काम करते हुए ये वेगल टोन को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज वेगल टोन। इस वजह से डिक्रीज हार्ट रेट होती है बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वेगल टोन कम होगी, सॉरी वेगल टोन बढ़ेगी, हार्ट रेट कम होगी, ब्रेडिकार्डिया करेंगे। वेसोमोटर सेंटर को डिप्रेस करेंगे तो बीपी कम होगा। मजे की बात देखिए, तो वेसोमोटर सेंटर पे काम करेंगे तो आप सबको पता है ये बीपी को कंट्रोल करता है। तो ये बीपी हार्ट रेट कम करके करते हैं, और डायरेक्ट वेसोमोटर सेंटर पे भी इफेक्ट है इनका, और मॉर्फिन का डायरेक्ट ब्लड वेसल की टोन पे भी इफेक्ट है। तो मॉर्फिन तीन तरह से बीपी कम करता है। एक तो डायरेक्ट ब्लड वेसल की टोन को कम करता है, एक वेसोमोटर सेंटर को डिप्रेस करता है, और एक वेगल सेंटर को स्टिमुलेट करता है, मतलब ब्रेडिकार्डिया भी करता है और वेसोडाइलेशन भी करता है। और वेसोडाइलेशन कैसे करता है? डायरेक्ट वेस्कुलर टोन को कम करता है और वेसोमोटर सेंटर पे भी काम करता है। तो ये तो हो गया सेंट्रल एक्शन। उसके बाद बात करें पेरिफेरल एक्शन क्या है। क्या पेरिफेरल एक्शन से भी बीपी कम होता है? बिल्कुल। मॉर्फिन से हिस्टामिन रिलीज होता है, और उस हिस्टामिन रिलीज से क्या होता है? वेसोडाइलेशन। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं चारों फीचर को, शानदार फीचर है। सेंट्रली मॉर्फिन क्या करता है? ब्रेन पे काम करते हुए आपके वेगल सेंटर को स्टिमुलेट करते हुए ब्रेडिकार्डिया करवाता है, वेसोमोटर सेंटर को डिप्रेस करते हुए बीपी कम करता है। उसके बाद बात करूं और क्या करता है? डायरेक्ट वेस्कुलर टोन को भी कम करता है जिससे वेसोडाइलेशन होता है। और सीधी बात करूं तो पेरिफेरली ये हिस्टामिन रिलीज करवा के वेसोडाइलेशन करता है। आप जानते हैं बेटा वेसोडाइलेशन होगा और वेस्कुलर टोन कम होगी और हार्ट रेट कम होगी, तो बेटा डेफिनेट की बात है बेटा बीपी कम होगा। अब शानदार यहाँ पर है जो आपको पता होना चाहिए, आपके पास एक ऐसा पेशेंट आया जिसका हार्ट रेट कम था, ब्रेडिकार्डिया था, जिसका बीपी कम था, तो क्या आप उसे मॉर्फिन देंगे? बोलिए बच्चों, देंगे? बिल्कुल ना, उसे मॉर्फिन देना ही नहीं, उसे मॉर्फिन भूल के भी नहीं देंगे। तो बेटा मॉर्फिन क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमें पता है मॉर्फिन देने से उसकी हार्ट रेट और कम हो जाएगी, मॉर्फिन देने से बीपी और कम हो जाएगा, पेशेंट नहीं मर रहा होगा तो भी मर जाएगा। तो पेशेंट की हम बात करें तो मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हाइपोटेंशन में, ब्रेडिकार्डिया में, रटना नहीं। अब अगर हिस्टामिन रिलीज हो रहा है बेटा तो ब्रोंकियल अस्थमा में जरूर दोगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। ब्रोंकोस्पाज्म बढ़ सकता है तो ब्रोंकियल अस्थमा में बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है बेटा इतना डीप नहीं आएगा,
आएगा नहीं आएगा, पर बेटा इतना डीप आपको जाना पड़ेगा। जब आप वहां काम करेंगे तो हो सकता है कई बार आपको कुछ ऐसी कंडीशंस डील करनी पड़े जहां आपको क्लिनिकली बहुत साउंड होना पड़ेगा। तो नॉलेज एक ऐसी चीज है बेटा जो किसी की गुलाम नहीं होती, और नॉलेज आप बढ़ाएंगे तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, और नॉलेज बढ़ाने में कोई बुराई नहीं। जब आप अपने आप को अपग्रेड ही करना चाहते हैं, जब आपने ठान ही लिए बेटा, आपने जब ठान ही लिए कि आपको सीएचओ बनना है, ट्रीटमेंट करना है, तो आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आई नो बेटा, स्पीड ज्यादा है, कोई बात नहीं, पर क्या करे बेटा, टाइम लिमिटेड है और आपको सारी चीजें कवर करवानी है, और आप एक नए फील्ड में जा रहे हैं, क्लिनिकल, आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आपको बेटा इन चीजों को थोड़ा देखना पड़ेगा। कोई नहीं, हम बार बार देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, चीजें इंप्रूव होगी, आपको ऐड करना है चीजें। तो मुझे फटाफट बताइए बेटा, मॉर्फिन से क्या बीपी कम होगा? यस। वेसोडाइलेशन होगा? यस। हिस्टामिन के थ्रू होगा? यस। क्या डायरेक्ट टोन कम होने से होगा? यस। वेसोमोटर सेंटर डिप्रेस होगा? यस। क्या वेगल सेंटर स्टिमुलेट होगा? यस। उसके बाद बात करें, मॉर्फिन बिलियरी स्पाज्म करता है, मतलब जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, उस स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को ये स्पास्टिक कंडीशन लाता है, जहां से जो बिलियरी प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, तो बिलियरी स्पाज्म, बिलियरी कोलिक का खतरा होता है। तो ऐसे पेशेंट जो अनडायग्नोज एब्डोमिनल पेन वाले पेशेंट है, उनमें भूल के भी मॉर्फिन नहीं देते हैं, क्योंकि वो अनडायग्नोज एब्डोमिनल पेन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उस पेशेंट में पेनक्रेटाइटिस हो, और भी कोई ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वाला केस हो। तो इन केसेस में हम ये कहें, जहां पर अनडायग्नोज एब्डोमिनल पेन है, आपको पता नहीं है वो पेन क्यों है, वहां पर हम मॉर्फिन देने से बचेंगे, क्योंकि वर्सन कर सकता है बिलियरी कोलिक को। ब्रोंकियल अस्थमा में ये ब्रोंकोस्पाज्म कर सकता है, इसलिए नहीं देंगे। हाइपोटेंशन में नहीं देंगे, बीपी कम करता है। हेड इंजरी में क्यों नहीं देंगे? क्या हेड इंजरी में मॉर्फिन दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि आईसीपी बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? आईसीपी। क्यों बढ़ाता है? मॉर्फिन देने से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने से CO2 ब्रेन में रिटेन होती है, और CO2 ब्रेन में रिटेन होगी तो साहब क्या होगा बेटा, आपका आईसीपी बढ़ेगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा। आपको पता होना चाहिए। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने की वजह से, और आप सबको पता है मॉर्फिन आप देंगे तो इससे मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो आपको ब्रेन के फंक्शन असेस करने में दिक्कत आएगी कि उस पेशेंट के जो ब्रेन के फंक्शन है वो किस तरह से चल रहे हैं, क्योंकि मॉर्फिन से मियोसिस हो जाएगा, इससे वॉमिटिंग भी आएगी। तो कई सारे कारणों की वजह से आपको तो बस एक ही याद रखना है, आईसीपी बढ़ता है, इस वजह से मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हेड इंजरी में। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में ये सेंसिटिविटी बढ़ाता है, इसलिए वहां पे भी नहीं देते हैं। तो मॉर्फिन के बारे में कुछ रोचक जानकारियां मैंने दी। अब मॉर्फिन की बात करें एमआई में, क्या मॉर्फिन एमआई में यूज होता है? बिल्कुल होता है। मॉर्फिन एमआई में यूज क्यों होता है? हम बात करें, मतलब मॉर्फिन ऐसा क्या करता है जो एमआई में यूज होता है? मतलब मॉर्फिन आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में भी देते हैं, एमआई में भी देते हैं। क्यों देते हैं? आपको पता होना चाहिए। जैसे आप मॉर्फिन देंगे पेशेंट, मॉर्फिन देने से क्या होगा? वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन से क्या होगा? जो शिफ्टिंग है ऑफ पल्मोनरी टू सिस्टम, सिस्टमिक सर्किट, जो फ्लूइड है बेटा, जो ब्लड है, उस ब्लड की शिफ्टिंग वैसोडाइलेशन की वजह से, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, अगर वेसल्स डायलेट होगी तो आराम से ब्लड को सिस्टम की ओर डाल पाएगा, पंप कर पाएगा, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आसानी से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो इस वजह से जो राइट वेंट्रिकल से जो आपके पल्मोनरी की तरफ जो ब्लड जा रहा था, और पल्मोनरी में जो कंजेशन हो रहा था एलवीएफ में, और उस पल्मोनरी में कंजेशन, देखो सिंपल से सुनिएगा, आपको पता है सिस्टम का ब्लड यहाँ राइट एट्रियम में आता है, फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर यहाँ से लंग्स में जाता है। अगर लंग्स से ब्लड कहाँ ना आ पाए, आपके लेफ्ट एट्रियम में ना पाए, क्यों ना पाए? लेफ्ट वेंट्रिकल खाली नहीं हो रहा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, तो फ्लूइड लंग्स में इकट्ठा होगा। उस फ्लूइड के लंग्स में इकट्ठा होने से आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, पल्मोनरी एडेमा होगा, पल्मोनरी एडेमा से ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। उस ब्रीथिंग डिफिकल्टी को आप अस्थमा समझेंगे, पर दिस इज नॉट ब्रोंकियल अस्थमा, इट इज कार्डियक अस्थमा। तो ये जो कार्डियक अस्थमा है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल के डिसफंक्शन से होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के फेल होने से होता है, जो एलवीएफ में एमआई में देखने को मिलता है, वहां पर मॉर्फिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग मानी जाती है, क्योंकि मॉर्फिन क्या करती है? शिफ्टिंग ऑफ पल्मोनरी फ्लूइड टू सिस्टमिक सर्किट। और दूसरी बात, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को काम भी कम करना पड़ता है। कैसे? डिक्रीज हार्ट रेट करती है। तीसरी बात क्या करती है? रिलीव एंजाइटी, पेन एंड एप्रेंशन,
जैसे मॉर्फिन दोगे एंजाइटी गायब होगी, पेन गायब होगा, एप्रेंशन गायब होगा, मरीज रिलैक्स हो जाएगा, उसे कोई टेंशन नहीं होगी। तो बेटा इस एंजाइटी से, पेन से, एप्रेंशन से जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही थी वो कम हो जाएगी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होगी तो डिक्रीज कार्डियक एक्टिविटी। जैसे मॉर्फिन दोगे पेशेंट रिलैक्स हो जाएगा, एंजाइटी चली जाएगी, पेन चला जाएगा, एप्रेहेंशन चला जाएगा। तो बेटा जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो तनाव में बढ़ती है वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होगी तो कार्डियक एक्टिविटी कम होगी, डायरेक्ट हार्ट रेट भी कम होती है, वैसोडायलेशन भी होता है। अब आप बताओ, मुझे बताओ, वैसोडायलेशन है, हार्ट रेट कम हो रही है, कार्डियक एक्टिविटी कम हो रही है, तो बेटा डिक्रीज कार्डियक वर्क, आप सबको पता है डिक्रीज कार्डियक वर्क कम होगा तो ऑक्सीजन डिमांड कम होगी। तो इन सबका जो मिला जुला असर है, वैसे तो मॉर्फिन का बोला जाता है टू रिलीव पेन, एंजाइटी, एप्रेहेंशन। एमआई में मॉर्फिन को क्यों दिया जाता है? टू रिलीव पेन, एंजाइटी एंड एप्रेहेंशन। पर मैं इन सबका निचोड़ निकालूं, पेन, एंजाइटी, एप्रेहेंशन कम होने से, सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होने से, कार्डियक एक्टिविटी कम होने से ऑटो डिमांड कम होती है, वैसोडायलेशन से ऑटो डिमांड कम होती है, हार्ट रेट कम होने से ऑटो डिमांड कम होती है। तो मुद्दे की बात यह है कि भैया मॉर्फिन ऑक्सीजन डिमांड कम करता है एमआई में, इसलिए एमआई में बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग माना जाता है कौन? मॉर्फिन। तो अब इसके पहले मैं और ड्रग्स की बात करूं तो मॉर्फिन के बाद कोडीन, आप सबको पता है ये एंटी टूसिव है। डाइस्टाइल मॉर्फिन जो इंडिया में यूज नहीं होती। ट्रामाडोल, आपने कॉन्ट्रामोल का नाम सुना होगा, सबने सुना होगा 50 mg पर ml का या 100 mg पर 2 ml का इंजेक्शन, या इसकी 50 mg का कैप्सूल, 100 mg की टेबलेट अवेलेबल है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन की ये बहुत इंपॉर्टेंट दवा मानी जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन में ट्रामाडोल बहुत ज्यादा यूज होता है, आप सबको पता होगा। फेंटानिल की अपन बात करें तो ये सिंथेटिक ओपियोइड है, ये मॉर्फिन से 80 से 100 गुना शक्तिशाली है। ये बहुत पेटेंट एनाल्जेसिक है बेटा, नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, बहुत शक्तिशाली एनाल्जेसिक है कौन? फेंटानिल। ये सिंथेटिक ओपियोइड है, 80 से 100 गुना शक्तिशाली है। किससे शक्तिशाली है? ये आपके मॉर्फिन से। और ये इतना शक्तिशाली है, इसके पेच आता है 200 माइक्रोग्राम का, जो 8 घंटे चलता है। कैंसर पेन में, बर्न पेन में, स्ट्रॉन्ग पेन में जहां आपको रिकमेंडेशन है वहां फेंटानिल का पेज रिकमेंड करते हैं। इसका इंजेक्शन भी आता है जो आपका एडजुवेंट टू एनेस्थीसिया के रूप में, मतलब जो आप एनेस्थीसिया देते हैं तो वहां पर अगर आपको लगता है कि एनेस्थेटिक एजेंट के साथ मुझे कोई ऐसी ड्रग की नीड है जो इस एनेस्थेटिक एजेंट की एनाल्जेसिक इफेक्ट की कमी को पूरा करे, तो आप सिंथेटिक ओपियोइड के तौर पर फेंटानिल दे सकते हैं। तो बेटा एनेस्थीसिया के साथ भी ओपियोइड का इस्तेमाल होता है। पेथिडीन, ये भी सिंथेटिक ओपियोइड है, पर इसकी खास बात है, पेथिडीन एक ऐसी ओपियोइड है बेटा जो इंक्रीज हार्ट रेट करती है। पेथिडीन में एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी होने की वजह से पेथिडीन नाम की ओपियोइड हार्ट रेट घटाने की जगह बढ़ाती है, और इससे बिलियरी स्पाज्म वर्सन नहीं होता, तो इसको पेनक्रेटाइटिस में दिया जा सकता है। इसका दूसरा नाम मेप्रिडीन भी होता है। तो पेथिडीन, मेप्रिडीन आपको पता होना चाहिए, पेनक्रेटाइटिस में दिया जा सकता है, क्योंकि मॉर्फिन पेनक्रेटाइटिस में आपका कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि वो बिलियरी स्पाज्म को बढ़ाता है, तो उस पेनक्रेटाइटिस की कंडीशन को और वर्स कर सकता है। अब आपका पेथिडीन है, ये जो शिवरिंग होती है किसके दौरान? आईवी इन्फ्यूजन के दौरान या एनेस्थीसिया से रिकवरी के दौरान, वहां पे भी यूज होता है पेथिडीन टू कंट्रोल शिवरिंग। ये बीएचयू में आया हुआ क्वेश्चन है। काफी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं बेटा। तो पेथिडीन नाम का जो एनाल्जेसिक है ये कहां पर यूज हो सकता है? ये शिवरिंग को कंट्रोल करने के लिए। कब होती है शिवरिंग? जो इन्फ्यूजन के दौरान या एनेस्थीसिया से रिकवरी के दौरान। पेंटाजोसिन, ये आपका फोर्टविन के नाम से आता है, आप सबने सुना होगा, बहुत फेमस इंजेक्शन है 30 mg पर ml के नाम से। इसका एक जोड़ीदार है फिनार्गन, जिसमें प्रोमिथाजिन आता है। ये पुराने जमाने में काफी चलता था। और जब मैंने आपको नार्कोटिक्स बताया तो इन सबका एक एंटीडोट भी होता है, आप सबको पता होगा बेटा, नेलोक्सोन। आपके कमेंट नहीं ले पा रहा हूँ बेटा क्योंकि टाइम कम है। मैं सोच रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाऊं, ज्यादा से ज्यादा आपको समझा पाऊं, क्योंकि समस्या ये बेटा, प्रॉब्लम इज नॉट माइन, प्रॉब्लम इज योर्स। टाइम की कमी है बेटा, अब टाइम कम है तो उसी समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें लेनी है। तो ये बेटा आपके थे नार्कोटिक यूजेस। एनाल्जेसिक आपको पता है हाई डिग्री एनाल्जेसिया के तौर पर यूज होते हैं, विसरल पेन में यूज होते हैं, बर्न पेन में यूज होते हैं, एमआई पेन में होते हैं, एनेस्थीसिया के साथ दिए जाते हैं, एडजुवेंट दिए जाते हैं ताकि एनेस्थीसिया में एनाल्जेसिक इफेक्ट और अच्छा है। एंटीटूसी आप सबको पता है कोडीन। आपको पता है एनेस्थीसिया के साथ क्या दिया जाता है? मॉर्फिन दिया जाता है।
और आपका फेंटानिल दिया जाता है। एनाल्जेसिक के तौर पे फेंटानिल यूज कर सकते हो, मॉर्फिन यूज कर सकते हो। एनाल्जेसिक के तौर पे आप क्या क्या यूज कर सकते हो? मॉर्फिन यूज कर सकते हो, और क्या यूज कर सकते हो? फेंटानिल यूज कर सकते हो, मॉर्फिन भी यूज कर सकते हो और फेंटानिल भी यूज कर सकते हो। एनेस्थेटिक एडजुवेंट टू एनेस्थीसिया, आप क्या देंगे एडजुवेंट टू एनेस्थीसिया? आप एनेस्थीसिया के साथ मॉर्फिन दे सकते हैं, फेंटानिल दे सकते हैं। और एंटी टिश्यू के तौर पे आप क्या देंगे? कोडिन देंगे, आप सबको पता है, कोरेक्स के नाम से आती है। एलवीएफ में आप सबको पता है मॉर्फिन देते हैं। कितनी मजेदार बात है, मॉर्फिन इंडिकेटेड इन कार्डियक अस्थमा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रोंकियल अस्थमा, और दोनों के पीछे की महत्वपूर्ण वजह है हिस्टामिन। अगर हिस्टामिन ना होता तो वेसोडाइलेशन ना होता और एलवीएफ में फायदा ना होता। और उसी हिस्टामिन ने ब्रोंकोस्पाज्म किया तो बेटा ब्रोंकियल अस्थमा में तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, और उसी हिस्टामिन ने वेसोडाइलेशन किया तो कार्डियक अस्थमा में इंडिकेटेड होगी। तो बेटा ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। और आपको पता है एमआई में मॉर्फिन क्यों दिया जाता है? टू रिलीव पेन, एंजाइटी एंड एप्रेंशन। पर कोई अल्टीमेट एक्शन पूछे तो बेटा क्या दोगे? डिक्रीज O2 डिमांड। और पेन, एंजाइटी, एप्रेंशन में से एक चुनने को मजबूर करे तो पेन, और पेन, एंजाइटी, एप्रेंशन तीनों ही हो तो ऑल ऑफ दी अबव। और अल्टीमेट एक्शन पूछेगा बेटा इन सबका निचोड़ क्या निकलता है? तो डिक्रीज O2 डिमांड। कॉन्ट्राइंडिकेशन ब्रोंकियल अस्थमा आप सबको पता है हिस्टामिन की वजह से। हेड इंजरी आप सबको बता चुका हूं, आईसीपी बढ़ाता है, वोमिटिंग लाता है, हाइपोटेंशन बीपी कम करता है, हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट सेंसिटिव होता है। और आपको पता है अनडायग्नोस्ड एब्डोमिनल पेन, पेनक्रिटाइटिस, बिलियरी स्पाज्म, वहां मॉर्फिन नहीं देते हैं, पर क्या दे सकते हैं? पैथिडीन। पैथिडीन बोले तो मैप्रिडिन, तो मैप्रिडिन दे सकते हैं पेनक्रिटाइटिस में, मॉर्फिन नहीं देते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपका पैथिडीन ऑब्स्टेट्रिक एनाल्जेसिक के तौर पे भी जाना जाता है, क्योंकि इससे बच्चे में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांसेस कम होते हैं। जो फीटस है, आप सब जानते हैं, दवा अगर आप डिलीवरी के टाइम आप दवा देंगे, कोई एनाल्जेसिक यूज करेंगे तो बच्चे में जा सकती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। तो इससे इतना ज्यादा नहीं होता, पर होता है। आपको बच्चे को असेस करना है। अगर आपने कोई भी नार्कोटिक दिया है ड्यूरिंग डिलीवरी तो आपको बच्चे में आपको रेस्पिरेशन को असेस करना है। और अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मिले तो नैलोक्सोन आपको तैयार रखना है। अगर आपने ओपियोइड यूज किया है तो आपको बच्चे में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मिलता है तो ओपियोइड एंटीडोट बोलते ओपियोइड एंटागोनिस्ट के तौर पे आपको क्या देना पड़ेगा? नैलोक्सोन देना पड़ेगा। और आपको एक शानदार बात बताता हूँ, प्रेगनेंसी में हम अवॉइड करते हैं ओपियोइड्स। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है, अगर आप ओपियोइड लेंगे तो उस बच्चे के अंदर भी, आप सबको पता है, उस माँ से जो रक्त बच्चे के अंदर जाएगा तो ये ओपियोइड प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं, बच्चे के अंदर जाएंगे तो जन्म जाती उसमें ओपियोइड की डिपेंडेंस हो सकती है। मतलब आप बोलोगे इस बच्चे ने तो कभी ओपियोइड ही नहीं लिया, फिर भी उसमें ओपियोइड की डिपेंडेंस कहाँ से आई? तो बेटा वो डिपेंडेंस कहाँ से आई? वो डिपेंडेंस आई उसकी माँ ने ओपियोइड लिया और उसको फीटल लाइफ में वो चीजें मिलती रही। कोई अगर ओपियोइड छोड़ेगा तो क्या होगा? उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स क्या आएंगे? उसके अंदर राइनोरिया होगा, उसकी नाक से पानी आएंगे, उसके अंदर आपको माइड्रेसिस देखना मिलेगा। क्योंकि जब उसने छोड़ा है तो बेटा मॉर्फिन से मियोसिस था, छोड़ती माइड्रेसिस होगा, पसीना आएगा, हार्ट रेट बढ़ सकती है, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, ये सारे फीचर आएंगे। आपको ये सब चीजें धीरे धीरे, जब बेटा आप CO2 बनोगे ना, आपको पता नहीं है अभी आप क्या बनने जा रहे हो, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको इन सब चीजों को डील करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आगे आपको हायर सेंटर पे भी भेजना है ना बेटा, तो आपको कुछ तो असेसमेंट आना चाहिए। आपको ट्रीटमेंट के लिए असेसमेंट नहीं आना चाहिए, हायर सेंटर में भेजने के लिए भी तो असेसमेंट आना चाहिए। कुछ तो प्राइमरी आप उसको देके भेजोगे, ऐसा नहीं है उसको आप सीधा ही भेज दोगे, कुछ तो सपोर्ट देना पड़ेगा, तो नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब आ जाते हैं बेटा नॉन नार्कोटिक या नेसिड्स या नॉन ओपियोइड्स या एस्पिरिन लाइक एनाल्जेसिक। ऐसे एनाल्जेसिक जिनसे कोई डिपेंडेंस नहीं होती उन्हें हम नॉन नार्कोटिक कहते हैं। इन्हें हम नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स भी कहते हैं। नॉन नार्कोटिक मतलब जिनसे कोई डिपेंडेंस नहीं है, और नॉन नार्कोटिक मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, दर्द की वो दवाइयां जो नॉन ओपियोइड से, अफीम से नहीं मिलती, उनसे कोई डिपेंडेंस नहीं होती। और ऐसी कौन सी दवाइयां हैं? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जैसे कि किसके जैसी? एस्पिरिन के जैसी। ये एस्पिरिन के जैसी दवाइयां हैं, इनसे कोई डिपेंडेंस नहीं होती है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए इनसे कोई डिपेंडेंस नहीं होती, इनसे कोई डिपेंडेंस नहीं होती। तो नॉन नार्कोटिक या नेसिड्स जो दवाइयां हैं इनसे कोई डिपेंडेंस नहीं होती, इन्हें हम नॉन ओपियोइड्स भी करते हैं, क्योंकि ये दवाइयां अफीम से प्राप्त नहीं होती, इनसे कोई डिपेंडेंस नहीं होती। अब जो दवा अफीम से नहीं मिल रही, डिपेंडेंस नहीं दे रही है, तो क्लियर है, और वो होगी कौन सी?
बोलो बेटा फिर ऐसी तो दर्द को ठीक करने वाली दवा बची एस्पिरिन के जैसी दवाइयां जिन्हें हम NSAIDs बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं। तो बेटा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स रिलीव मॉडरेट टू वीक इंटेंसिटी पेन, हल्के से मध्यम दर्द को ठीक करती है, एक्ट ऑन पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म, डू नॉट प्रोड्यूस डिपेंडेंस एंड सीरियस डिप्रेशन, इनसे कोई डिपेंडेंस नहीं होती, इनसे कोई सीरियस डिप्रेशन नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इनसे कोई डिपेंडेंस भी नहीं होती, इनसे कोई सीरियस डिप्रेशन भी नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि नार्कोटिक के साथ था, उनसे सीरियस डिप्रेशन भी था, डिपेंडेंस भी थी। तो क्या बेसिक अंतर है नार्कोटिक नॉन नार्कोटिक में? इनसे कोई डिपेंडेंस नहीं होती और इनसे कोई सीरियस डिप्रेशन नहीं होता, पर ये मॉडरेट टू वीक इंटेंसिटी पेन में काम करती है। ड्रग्स की बात करें तो उसके पहले अपन मैकेनिज्म पे आ जाते हैं, कैसे काम करती है। बेटा आप सबको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो अरेकिडोनिक एसिड होता है उससे कॉक्स की मौजूदगी में, साइक्लोऑक्सीजिनेज की मौजूदगी में प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है और इसी से पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन होता है। तो बेटा आपको पता है आपकी बॉडी में अरेकिडोनिक एसिड नाम का केमिकल है और कॉक्स 1 मेनली होता है और लोकलाइज एरिया में कॉक्स 2 होता है। जब भी दर्द सूजन होता है किसी जगह पर, आपको पता है इंटरल्यूकिन साइटोकाइनिन्स आते हैं, वहां पर इन्फ्लामेशन की मैकेनिज्म शुरू होती है। तो उस कंडीशन में कॉक्स 2 लोकलाइज एरिया में बढ़ता है, जिससे वहां पर दर्द और सूजन का एहसास बढ़ जाता है। कॉक्स 1 आपकी रूटीन फिजियोलॉजी में मौजूद है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ऐसा नहीं है दर्द सूजन में काम आता है, ये आपके म्यूकस के लिए भी जिम्मेदार है, ये आपके रीनल हीमोडायनामिक के लिए भी जिम्मेदार है, आपकी बॉडी में प्लेटलेट एग्रीगेशन भी करता है, प्लेटलेट सेग्रीगेशन भी करता है, सर्विक्स डायलेशन भी करता है, बहुत सारे काम है प्रोस्टाग्लैंडिन के। तो फिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो प्रोस्टाग्लैंडिन आपकी बॉडी में जो बन रहा है वो हमेशा 24 घंटे बन रहा है और वो कॉक्स 1 बना रहा है। पर जो पेन और फीवर इन्फ्लेमेशन के दौरान बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन, वो बेसिकली लोकलाइज की वजह से बनता है, लोकलाइज पीजी बनता है वो, और लोकलाइज पीजी बनाता है कॉक्स 2। तो मेनली जो बेटा पेन और फीवर, पेन और इन्फ्लेमेशन जो होता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है किसका? कॉक्स 2 का देखा गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे आप पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन को रोकना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ऐसी दवा देंगे जो साइक्लोऑक्सीजिनेज इस कॉक्स को रोक देगा, साइक्लोऑक्सीजिनेज को, कॉक्स इनहिबिटर। हम देंगे मरीज को कॉक्स इनहिबिटर, और जैसे ये कॉक्स इनहिबिटर देंगे बेटा, ये अरेकिडोनिक एसिड से क्या नहीं बनने देंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन। जैसे मैंने कॉक्स इनहिबिटर दिया, व्हाट इज कॉक्स इनहिबिटर? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये कॉक्स इनहिबिटर्स होती हैं। NSAID जैसे दोगे आप, ये कॉक्स नाम के एंजाइम को पकड़ लेगी, कॉक्स नाम के एंजाइम को पकड़ लेगी, तो कॉक्स नाम का एंजाइम काम नहीं करेगा, वो एंजाइम काम नहीं करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। हाँ ये जरूर है, कॉक्स में इंपॉर्टेंट कौन है? कॉक्स 2। बेटा जो दर्द की दवाइयां हैं वो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर भी होती है, मतलब जो कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों को रोके, और कॉक्स 2 सेलेक्टिव इनहिबिटर भी होती है जो केवल कॉक्स 2 को रोके। तो जो दर्द की दवाइयां, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा कहां पर कौन सी दवा काम में लेनी है। आप इस पार्ट पे आएंगे अपन एनाल्जेसिक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा आपकी लाइफ में। आपको पता है 30-40% प्रिस्क्रिप्शन ऐसे आते हैं जहां दर्द की गोलियां आपको लिखनी पड़ेगी, और आपको पता है हर आदमी को दर्द है और दर्द की दवाइयां सबको एक जैसी नहीं जाती। कहाँ स्पेशली आप किस ड्रग को वेटेज देंगे उसकी चर्चा अपन करेंगे। तो पहले मैंने आपको बता दिया जितने भी NSAIDs हैं वो कॉक्स नाम के एंजाइम को रोकते हैं, जिससे अरेकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता, तो पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन नहीं होता। तो जो दर्द, सूजन और बुखार का एहसास है वो हमें प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है, बेसिकली लोकलाइज पीजी की वजह से जो कॉक्स 2 की मौजूदगी में बनता है। पर हमारी दवाइयां दोनों प्रकार की है, जो नॉन सेलेक्टिवली कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों को रोके या सेलेक्टिवली कॉक्स 2 को रोके। आप सबको पता है जो आपके स्टोमक में म्यूकस बनता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल कॉक्स 1 का है। तो अगर आपने कोई ऐसी दवा दी जो कॉक्स 1 को भी रोक रही है तो म्यूकस कम होगा, म्यूकस कम होगा तो आपको पेप्टिक अल्सर के चांस होंगे, गैस्ट्रिक इरिटेशन होगी। तो जो NSAIDs खाते हैं उनके कॉक्स के रुकने की वजह से, म्यूकस कम होने की वजह से उनको पेप्टिक अल्सर का खतरा रहता है। पर अगर मैंने केवल कॉक्स 2 को रोका जो लोकलाइज बनता है, जो स्टोमक में नहीं बन रहा, मतलब कॉक्स 2 की जो पीजी बन रहा है वो लोकलाइज बन रहा है, तो कॉक्स 2 केवल उसी पीजी को रोकेगा जहां इन्फ्लेमेशन की साइड से, वहां जो पीजी है वो कॉक्स 2 की जैसे बनता है, तो वहां पीजी नहीं बनेगा तो इन्फ्लेमेशन का एहसास नहीं होगा। पर फिजियोलॉजी में जो और पीजी बन रहे हैं जो कॉक्स 1 की जैसे बन रहे हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा नॉन सेलेक्टिव से गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि कॉक्स 2 इनहिबिटर से गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट नहीं होता, क्योंकि ये लोकलाइज पीजी को रोकते हैं ना कि सिस्टम के
पीजी को। ये इंपॉर्टेंट फीचर था। अब आ जाते हैं बेटा यूजेज। आप सबको पता है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पे काम में लेंगे। क्यों काम में लेंगे? पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन अगर रिलीव होगी तो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पे काम आएगा। अब ड्रग्स पे आते हैं। आपको इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में बताता हूँ बेटा। एस्प्रिन पे आ जाओ। एस्प्रिन, एस्प्रिन आप सबको पता है एनाल्जेसिक के तौर पे काम नहीं आता, इसे एंटी प्लेटलेट के तौर पर दुनिया जानती है। आप सबको पता है TXA2 को ये रोकता है साहब। TXA2 प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाता है। आप सबको पता है ये जो TXA2 ये प्लेटलेट के अंदर मौजूद होता है और प्लेटलेट TXA2 को छोड़ती है जिससे प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है। और जैसे आप एस्प्रिन देंगे, ये क्या है बेटा? इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर है, एकमात्र इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर है। कौन है इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर? एस्प्रिन। जैसे आप पेशेंट को एस्प्रिन देंगे, ये उसकी प्लेटलेट में जाएगा और प्लेटलेट में वो क्या करेगा? वो कॉक्स को रोकेगा और वहां रोकते क्या नहीं बनने देगा? TXA2 नहीं बनने देगा। और TXA2 नहीं बनेगा तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा। तो एस्प्रिन को जितनी वैल्यू एनाल्जेसिक के तौर पे मिली, उससे कई गुना ज्यादा इसको लाइफ सेविंग ड्रग बन गया ये एंटी प्लेटलेट के तौर पर। MI का पेशेंट हो, स्ट्रोक का पेशेंट हो, जहां पर भी आपको थ्रोम्बस का खतरा है, उसमें प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर आप क्या चला सकते हैं? एस्प्रिन चला सकते हैं, ताकि दोबारा उसके अंदर थ्रोम्बस ना बने और ऐसी दिक्कतें ना आए। एस्प्रिन अगर प्रेगनेंसी में आपने दे दिया बेटा, तो लो बर्थ वेट बेबीज, एक इसका ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट है, आपको पता होना चाहिए। एस्प्रिन देने से प्रेग्नेंट वुमन में लो बर्थ वेट बेबीज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एस्प्रिन एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, पर इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एंटी प्लेटलेट है। तो एस्प्रिन के बारे में क्या सत्य है? क्या ये एनाल्जेसिक है? हाँ। क्या ये एंटी प्लेटलेट है? हाँ। क्या ये एंटी इंफ्लेमेटरी है? हाँ। क्या ये एंटी प्लेटलेट है? बिल्कुल हाँ। तो बेटा सब कुछ सत्य है। एस्प्रिन के बारे में और जाने। प्रेगनेंसी में दे दिया, लो बर्थ वेट बेबीज होगा। लास्ट ट्राइमेस्टर में दे दिया तो बेटा अगर बिल्कुल टर्म फुल टर्म पे दे दिया तो क्या हो सकता है? प्री क्लोजर हो सकता है डक्टस आर्टरियोसिस का। क्योंकि आप सबको पता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं वो डक्ट को खोले रखते हैं, और जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन बंद होंगे वो डक्ट जन्म से पूर्व ही बंद हो जाएगा। वैसे तो आप सबको पता है अननोन मैकेनिज्म से जैसे बच्चे का जन्म होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन बंद हो जाते हैं और वो डक्ट बंद हो जाता है। अगर किसी बच्चे का डक्ट बंद नहीं हुआ तो आप बर्थ के बाद कुछ घंटों के दौरान ही अगर आप एस्प्रिन दे दें, आइबुप्रोफेन दे दें, इंडोमेथासिन दे दें, तो जो डक्ट ओपन था वो डक्ट क्लोज हो जाएगा। कुल मिला के मजे देखिए, आपने एस्प्रिन बर्थ से पहले दे दिया, प्री क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस प्रॉब्लम कर दी। और अगर आपने बर्थ के बाद दिया और डक्ट खुला था, आपने क्यों दिया बर्थ के बाद बच्चे को? उसका डक्ट ओपन था। मैं बर्थ के पहले डक्ट ओपन चाहिए, बर्थ के बाद डक्ट ओपन नहीं चाहिए। तो बर्थ के बाद अगर आपको डक्ट ओपन नहीं चाहिए और डक्ट ओपन है, तो वहां आप एस्प्रिन देंगे, वहां आप इंडोमेथासिन देंगे या आइबुप्रोफेन देंगे, ये उस बच्चे में जो डक्ट वो ओपन है उसे क्लोज कर देगी। उसके बाद एस्प्रिन से आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, एस्प्रिन से क्या होता है? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी पर हाइपरवेंटिलेशन से रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है, एल्कलोसिस होता है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। ये कंपनसेटरी होता है, ये हाइपर वेंटिलेशन से होता है। तो एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी पर हाइपर वेंटिलेशन से रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है, कंपनसेटरी बाइकार्बोनेट लॉस होने से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। ट्रीटमेंट में सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी में क्या देते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, कई बार पूछा गया है टिनिटस, एस्प्रिन से क्या होता है? टिनिटस, ये भी आपको पता होना चाहिए। एस्प्रिन को बच्चों में अवॉइड करते हैं, क्यों? बच्चों में क्या करता है? बच्चों में हिपेटिक एंसेफेलोपैथी या रेस सिंड्रोम, एस्प्रिन से रेस सिंड्रोम हो सकता है, जिसे हिपेटिक एंसेफेलोपैथी कहते हैं। खासकर उन बच्चों में जिनमें वेरिसिला जोस्टर का संक्रमण हुआ है, उन बच्चों को अगर आपने एस्प्रिन दिया तो हिपेटिक एंसेफेलोपैथी हो जाती है, जिसे रेस सिंड्रोम कहते हैं। तो बच्चों में ही ये आपका क्या अवॉइड किया जाता है? एस्प्रिन अवॉइड किया जाता है। और ये एस्प्रिन आप सबको पता होना चाहिए कि ब्लीडिंग टाइम को प्रोलॉन्ग करता है, और काफी कुछ जानकारी है बेटा, पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने डिस्कस किए। तो एस्प्रिन का एंटीडोट क्या है? बिल्कुल सोडियम बाइकार्बोनेट। टॉक्सिसिटी में क्या होगा? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। प्रेगनेंसी में दे क्या होगा? लो बर्थ वेट बेबीज। आइबुप्रोफेन की बात करें तो बहुत अच्छा एनाल्जेसिक है बेटा आइबुप्रोफेन।
उस लिस्ट में भी है। आइबुप्रोफेन की 400 mg की टेबलेट आती है, 200 mg की टेबलेट आती है, बच्चों में 100 mg पर 5 ml। लिस्ट में लिखा हुआ है डिटेल सब कुछ, जो पहले मैंने डाल रखी है, कौन सी ड्रग किस डोज में आती है, किस रूट से दी जाती है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। आइबुप्रोफेन की ब्रूफिन के नाम से गोली आती है, 400 mg, 200 mg। मस्कुलोस्केलेटल पेन हुआ, ये बहुत अच्छी एनाल्जेसिक है, बहुत अच्छी एंटीइन्फ्लेमेटरी है, एंटीबायोटिक एक्शन भी इसमें मौजूद है। आइबुप्रोफेन को हम बहुत अच्छा मस्कुलोस्केलेटल पेन में बहुत अच्छा ले सकते हैं, हरारत वाला दर्द या ऑप्स गायनिक में जो पोस्ट ऑप पेन होता है बेटा, वहां पे भी काम में लेते हैं। तो आइबुप्रोफेन बहुत अच्छा एनाल्जेसिक है मस्कुलोस्केलेटल पेन में। पैरासिटामोल को एक बार छोड़ देते हैं। डाइक्लोफेनेक सोडियम आप सबको पता है, 50 mg की टेबलेट, 100 mg की टेबलेट, आपका 75 mg का इंजेक्शन और 75 mg पर ml आईवी इंजेक्शन, सब कुछ डाइक्लोफेनेक एक्वा आप सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एनाल्जेसिक है डाइक्लोफेनेक सोडियम, और इसके इंजेक्शन का कोई मुकाबला नहीं। निमेसुलाइड नाइस के नाम से आती है, 100 mg की टेबलेट आती है, ये बहुत बकवास दवा है, इसको लेने से काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इस दवा को आपकी एसेंशियल ड्रग में डाला भी नहीं गया है और ये गवर्नमेंट सप्लाई में अवेलेबल भी नहीं है। हाँ, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 100 mg की टेबलेट आती है नाइस के नाम से। इंडोमिथासिन बहुत अच्छी एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। अगर किसी को सर्वाइकल पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, मतलब इन्फ्लामेशन की वजह से जहां दर्द है, और उसको मान लीजिए अगर आप यूं कहें कोई भी आर्थराइटिक पेन है, सूजन वाला दर्द है, वहां पर इंडोमिथासिन का 25 mg का कैप्सूल आता है, बहुत अच्छी दवा है। आपको इंडोमिथासिन के बारे में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। ये ऐसी दर्द की दवा है जिसको लेने से दर्द होता है, फ्रंटल हेडेक, इंडोमिथासिन से फ्रंटल हेडेक होता है। और दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए, इंडोमिथासिन को लेने से डिजीनेस होती है। तो जो पेशेंट अगर कोई गाड़ी चलाता हो या मशीनरी पे काम करता हो, तो उनको हम इंडोमिथासिन लेने से मना करते हैं प्रेगनेंसी में, या फिर कोई गाड़ी चला रहा हो या कोई मशीनरी पे काम कर रहा हो, तो डिजीनेस की वजह से इसको अवॉइड किया जाता है। और ये दर्द की ऐसी दवा है जिससे दर्द होता है, क्या होता है, फ्रंटल हेडेक। बोलो विच एनाल्जेसिक कोज फ्रंटल हेडेक, जवाब है इंडोमिथासिन। विच एनाल्जेसिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड या अवॉइड इन ड्राइवर्स और मशीनरी वर्कर्स, तो जवाब होगा इंडोमिथासिन। बहुत अच्छी काम में आती है गाउट, आर्थराइटिस में, इन्फ्लामेटरी, ज्वाइंट इन्फ्लामेटरी पेन कंडीशंस जो है वही बहुत अच्छी, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, आपका बहुत सारी कंडीशन है, गाउट हुआ, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, वहां बहुत अच्छा यूज है किसका, इंडोमिथासिन का। मेफेनेमिक एसिड 250 mg का टेबलेट, 500 mg का टेबलेट, बच्चों में 100 mg का टेबलेट, सिरप भी आता है। मेफेनेमिक एसिड बहुत अच्छी दवा बेटा, बच्चों में मेफेनेमिक एसिड को हम एंटीपायरेटिक के तौर पर, पैरासीटामोल के सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, इससे रैशेस होने के चांसेस होते हैं बच्चे में। पर बेटा मैफ पी करके एक पीडियाट्रिक टेबलेट आती है जो डिजोल्व होती है वाटर में, वो आप एनाल्जेसिक के तौर पे काम में ले सकते हो। मेफेनेमिक की 100 mg की बच्चों में टेबलेट आती है, 500 mg की एडल्ट में टेबलेट आती है। ये डिस्मेनोरिया में बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। मेफेनेमिक एसिड मैफ्टेल के नाम से आती है, मैफ्टेल, इसके साथ एक और दवा ऐड कर दी जाए डाइसाइक्लोमाइन, तो मैफ्टेल स्पास, ये आप सबको पता होगा, जो मेंस्ट्रुएशन पेन होता है उसके लिए बहुत अच्छी दवा मानी गई है। तो मेंस्ट्रुएशन वाला जो पेन है, डिस्मेनोरिया है, वहां पर मेफेनेमिक एसिड का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। ये एनाल्जेसिक है, मेंस्ट्रुअल पेन में काम आता है, बच्चों में फीवर में भी काम आता है। एसिक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक बेटा ऐसी दवा है जो कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव नेचर की होती है, मतलब आपके जो जॉइंट्स हैं उनको बचाने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऑर्थोपेडिक वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, एसिक्लोफिनेक की 100 mg की टेबलेट आती है, बहुत अच्छी काम में आती है। कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव नेचर होने की वजह से एसिक्लोफिनेक का बहुत यूज होता है, बहुत काम में आने वाली दवा है। ऑर्थोपेडिक्स वाले, मस्कुलोस्केलेटल पेन वाले, जॉइंट्स पेन वाले जितने पेशेंट हैं उनमें एसिक्लोफिनेक का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। अब मजे की बात देखिएगा, पैरासीटामोल को छोड़ के आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक सोडियम, इंडोमिथासिन, मेफेनेमिक एसिड, एसिक्लोफिनेक, ये सब नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर हैं। आपको देखो यहाँ लिखा है इटोरिकोक्सिब, ये कॉक्स 2 इनहिबिटर है, और ये आपका जो है ये कॉक्स 3 इनहिबिटर है। एक कॉक्स 3 होता है जो हाइपोथैलेमस और ब्रेन में पाया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, पैरासीटामोल नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर नहीं है, इटोरिकोक्सिब भी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर नहीं है। इन दोनों को छोड़ के जितने भी बचे सब नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर हैं। इटोरिकोक्सिब को लेने से क्या फायदा होगा, इससे गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होगा। 90 mg 120 mg दोनों में आती है, बहुत अच्छी एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है।
मैं दोबारा से इन सारी दवाइयों को बता देता हूँ। सब की सब नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। पैरासीटामोल और इटोरिकोक्सिब को छोड़ के पैरासीटामोल के बारे में भी चर्चा करना बाकी है। इटोरिकोक्सिब 60 mg, 90 mg, 120 mg आती है। ये नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर नहीं है, ये सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर है। पर इस क्लास की दवाइयों से कार्डियो